वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न जो सीधे सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन संख्या 1 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए है व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी है आर्थिक सामग्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जिसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः जो है किसी भी वस्तु का कीमत जो है बढ़ती है या घटती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या कौन सी है, जिसमें ऑप्शन ए है साधनों का आवंटन, ऑप्शन नंबर बी में है साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, जिसमें ऑप्शन है ए चुनाव की, ऑप्शन बी उपभोक्ता चयन की, ऑप्शन सी फर्म चयन की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा चुनाव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है अधिकाधिक उत्पाद, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिक लोक कल्याण, जिसमें आंसर हो जाएगा डी यानी अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किया जाता है। उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी मार्शल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपभोक्ता व्यवहार जो है का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादन कौन थे। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार मूल प्रतिपादक कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा गोसेन यानी सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध जो होता है वो होता है लाभदायक से या नैतिकता से या मानव आवश्यकता की पूर्ति से, जिसमें से आंसर हो जाएगा इनमें सभी यानी डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुल उपयोगिता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 में है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, जिसमें आंसर है उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन दिया हुआ है साधनों के सीमांत या साधनों के अपूर्ण स्थापना होना, जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों ए और बी दोनों आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्पकालीन उत्पाद फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीर्घकालीन उत्पाद फलन का संबंध नियम है। दीर्घकालीन उत्पाद फलन का संबंध नियम है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पैमाने के प्रतिफल नियम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर में दिया हुआ है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। ठीक है, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी द्वितीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पाद के समय साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के समय सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्पादन का नियम निम्न में से कौन सा साधन है। उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है, जिसका आंसर हो जाएगा
भूमि है, आश्रम है, पूंजी है, इसमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर में है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, चलिए सी नंबर। उसके बाद 18 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सभी कथन जो है सही है। ठीक है, चलिए डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जिसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकाधिकार बाजार में किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बाजार प्रवृत्ति। उसके बाद 21 नंबर में है, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, जिसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में कौन से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, जिसका आंसर हो जाएगा ये, यानी राष्ट्रीय आय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर में दिया हुआ है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्थैतिक अर्थशास्त्र, बी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी में समष्टि अर्थशास्त्र, या इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, या पूंजी निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसमें आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें दिया हुआ प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता भी है, निवेश भी, आय भी, यानी डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? जिसमें आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं का समिति होना, समिति, विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित कौन से लाभ हैं? कौन से लाभ हैं? तो उसमें हो जाएगा इसमें सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा हार्टल विदर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो उसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा की पूर्ति में हमारा आस्य है। मुद्रा की पूर्ति में हमारा आस्य है, जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यापारिक बैंक में प्राथमिक कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक में प्राथमिक कार्य कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। निम्नलिखित में किसे प्रतिपादन किया जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रतिपादन किया गया? किसने प्रतिपादित किया है इसको? किसने प्रतिपादित? पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया है? जिसका होगा JBC ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किन्स का रोजगार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जिसका आंसर जो प्रभाव पूर्ति मांग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? शेयर खरीदना, या पुरानी फैक्ट्री खरीदना, या भवनों को खरीदना, या बैंक में जमा खाता खोलना? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन्स के सिद्धांत का संबंध है? यानी किन्स के प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोक्ता प्रवृत्ति से, या बचत प्रवृत्ति से, या इनमें से सभी? तो हो जाएगा इसका आंसर यानी इनमें से सभी। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष तो ये सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा यानी दोनों, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार के कर राजस्व में शामिल है। सरकार के कर राजस्व में शामिल है आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क या इनमें से सभी? जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जिसमें हो जाएगा यानी उपहार कर को भी, आय कर को भी। ठीक है, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर में निम्नलिखित में से जो है किसे शामिल किया जाता है? तो वह है उत्पाद कर शुल्क और बिक्री कर शुल्क, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर में दिया हुआ है भारत में 1 रुपया का नोट जो है कौन जारी करता है? तो भारत में जो है 1 रुपया का नोट वो जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? जिसका आंसर हो जाएगा यानी स्थिर विनिमय दर, लोचन विनिमय दर, तो यानी सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है लोचन पूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण है? निम्नलिखित में से कौन से गुण है? जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन सी है? जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, या फिर विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, या फिर विदेशी विनिमय बाजार की मांग एवं पूर्ति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा। ठीक है, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भुगतान शेष की रचना जो है निम्नलिखित में से कौन खाते में सम्मिलित होते हैं? भुगतान शेष की संरचना निम्नलिखित में से कौन खाते में सम्मिलित होती है? जिसका आंसर हो जाएगा यानी दोनों तरह के, चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों। ठीक है, सी नंबर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? चालू खाता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? जिसका हो जाएगा आंसर दृश्य मदों का आयात, उसके बाद पर्यटकों का खर्च, उसके बाद दृश्य मदों के निर्यात, यानी डी नंबर इनमें से सभी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित हैं? जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी दृश्य मदें। ठीक है, चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कितना क्वेश्चन को बनाया है, और जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दें। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, चलिए थैंक यू।